Hello everyone, welcome to lecture 1 of kinematics. And in this lecture we will discuss about some basic definitions in kinematics. Some basic definitions in kinematics we will discuss today. So first is the thought that what is kinematics and how we are going to deal in this chapter, and also we are going to start our mechanics as a base from kinematics. Yes, तो मतलब काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ते क्या है? तो इट इज़ अ ब्रांच, ये एक ऐसा ब्रांच है फिज़िक्स का जिसमें हम लोग डील करते हैं मोशन के बारे में विदाउट लुकिंग इनटू कि मोशन का कारण क्या है, फोर्सेस क्या लग रहे हैं, किन फोर्सेस के कारण मोशन हो रहा है, ये हम लोग नहीं देख रहे। दो मेन चीज़ देख रहे हैं, हो रहा है, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी क्या है, वो किस दिशा में किस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ये सब बातों को हम लोग देखते हैं। और इन चीज़ों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म जो माइंड में सबसे पहला स्ट्राइक करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को न्यूटन लॉज से हम लोग सोच सकते हैं, किसी बॉडी को हम लोग रेस्ट पे रखा हुआ माने या मोशन पे रखा हुआ माने, ये कैसे मान सकते हैं? सो दिस इज़ अ रिलेटिव टर्म. रेस्ट एंड मोशन इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, दिस इज़ रिलेटिव टर्म. जब तक आप कोई ऑब्जर्वर नहीं डिफाइन करते तब तक हम लोग रेस्ट और मोशन को नहीं डिफाइन कर सकते. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा सर? पॉसिबल है. देखिए, जब कार मूव कर रही होती है, कार में पैसेंजर्स बैठे होते हैं 3-4, तो वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, तो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे. लेकिन अगर ग्राउंड से कोई उनको देखता है तो उनको लगता है ये तो मूव कर रहे हैं. अब हम और आप अगर खड़े हो जाते हैं, किसी भी प्लेस पे खड़े हो जाते हैं, तो हम और आप आपके एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे हैं. लेकिन समझिए अगर वीनस से कोई हमें देखता, तो वीनस के रिस्पेक्ट, वीनस से कोई हमें देख रहा है तो हम घूम रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में तो मोशन में. तो जब तक हम व्यूअर या ऑब्जर्वर को नहीं डिफाइन कर देते, रेस्ट और मोशन के बारे में कमेंट करना सेंसलेस चीज़ है. और काइनेमेटिक्स से हम लोग को बात बताते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि रेस्ट और मोशन को हम तभी ही डिफाइन करते हैं, तभी ही अकाउंट में लेते हैं जब हम लोग दोनों की बात कर रहे होंगे, ऑब्जर्वर की भी बात कर रहे होंगे और व्यूअर की भी बात कर रहे होंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज़ द पोजिशन. किसी भी चीज़ का पोजिशन. अब जब हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि रेस्ट और मोशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो ये भी डिसाइडेड होना चाहिए ना कि पोजीशन भी किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें. तो जब भी एज अ सेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग जो ऑब्जर्वर लेंगे, ओरिजिन पे लेंगे, और ओरिजिन से हम लोग जो भी पॉइंट होगा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट will be defined as its position. Suppose if a observer is at origin and object is at 1, 2, 3, then it will be written as I cap plus 2j cap plus 3k cap. Its position vector. Remember, position vector we are writing with respect to observer. किसी दिन आपको ये बोल दिया कि ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखिए तो आप डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे. आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप जो मैंने अभी बोला वो नहीं लिख पाएंगे. उसके रिस्पेक्ट में लिखने के लिए आपको फर्स्ट ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर पता होगा, और जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उसका पोजीशन वेक्टर पता होगा. तो आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर करेंगे, तब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ के रखिएगा इस बात को. यहाँ पे लिखे हुए बातें मैं सर आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए, जो मेरा मेन बात है वो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो अलग से आप नोट करिएगा, और इम्पॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ. और इसके बाद हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? कभी ना कभी तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, और जब पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो उस चेंज को भी तो कुछ डिफाइन करेंगे, उस चेंज को हमने डिफाइन किया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट सिंपली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. लेकिन ये बातें तब हो रही है जब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ.
origin will be. This is defined only when our observer is at origin. Definition is very clear. ये चेंज इन पोजीशन है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज वेरी मच क्लियर. स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहा होगा इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. समझ रहे हैं आप इस बात को? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये बात क्लियर है कि जो स्ट्रेट लाइन होगा 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी के अलॉन्ग लाई करेगा. लेकिन डिस्टेंस, हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, तो एक दूसरा ही एस्पेक्ट है. डिस्टेंस एक दूसरा एस्पेक्ट है. डिस्टेंस में हम लोग एक्चुअल पाथ के बारे में बात करते हैं. जैसे हम मोशन कोई भी जिगजैग पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कन्फर्म है कि वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर का ही वही हो. लेकिन डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज समथिंग, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ वी आर ट्रैवलिंग. और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ में लोग नहीं जाते हैं, कोई लॉन्ग पाथ में जाते हैं, देन इट विल बी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा. समझिएगा बात को, हम लोग कंपैरिजन मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कर रहे हैं. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम लोग वेक्टर के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे. हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड वाइज हम कह रहे हैं जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है. अच्छा, सवाल ये भी आता है कि इक्वालिटी होल्ड करने का कुछ मतलब कंडीशन होगा. हाँ, है कंडीशन. जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेट मूव करते हैं और मूव करके आप टर्न ले लेते हैं, एक शार्प टर्न ले लेते हैं, तो आप मूव तो स्ट्रेट किए हो, लेकिन आपका शार्प टर्न होने के कारण जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है वो कम हो गई. विजुअलाइज करना है आपको. Everything will be not on pen and paper. Something should be in your visualization also, because you are solving J advanced physics. तो कुछ बोलने के कारण अगर आपको विजुअलाइज होगा, you will able to recall more. You will able to recall more. और अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही बात है कि अगर कोई जाता है, चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है और फिर घूम जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट शार्प टर्न ले लेता है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी. और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया होगा, लेकिन डिस्टेंस हम लोग एक्चुअल पाथ को कहते हैं. मतलब वो जो यू टर्न लिया होगा वो भी डिस्टेंस में कैलकुलेटेड होगा. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? सवाल ये है कि हम लोग जब यूनी डायरेक्शनल मोशन करें, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं और मुड़ भी नहीं रहे हैं, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनी डायरेक्शनल जब हम लोग हो जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपको समझना है इन बातों को, और जो मैं बता रहा हूँ उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करें. नोट्स इज समथिंग एल्स. यू कैन कॉपी इट. आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, आप नोट्स को देख सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे. बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि नहीं सब्जेक्ट में. अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ से समझिएगा, मैं कुछ और बातें आपको बताऊँगा. मैं वेलोसिटी के बारे में बताऊँगा. जैसे हमने बोला कि पोजीशन वेक्टर कभी चेंज होगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट होने का भी तो कोई रेट होगा. डिस्प्लेसमेंट होने का भी तो कोई रेट होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी. यानी कि पोजीशन आपका चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे. पोजीशन कभी x1 y1 z1 था, फिर x2 y2 z2 था, फिर x3 y3 z3 हो गया. तो वो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 होने में कुछ तो समय लगा होगा. तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी वेक्टर. एंड दिस इज़ वेयर रेट ऑफ चेंज, कभी भी रेट आ रहा है तो टाइम के बारे में बात करेंगे. तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम टेकन. सो और फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो आपको पता ही है कि अगर ऑब्जर्वर आपका ओरिजिन पे बैठा हुआ है तो दिस इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट. दिस इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ कर रखिएगा. एंड नाउ विल टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा, ज़रूरी है कि हर समय वेलोसिटी सेम ही रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमेशा सेम ही रहे? ज़रूरी नहीं है.
तो हम लोग को किसी इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी चाहिए होगा, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अब उसको निकालने का तरीका ये होगा कि हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो करें, लेकिन बाई डेल्टा टी करें, लेकिन डेल्टा टी को हम लोग बहुत छोटा रखें। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, एंड दिस टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। अच्छा, अब आप पूछोगे वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी अब 9 से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस स्केलर है, समझिएगा बात को, डिस्टेंस स्केलर है। और आपने डिफाइन किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, तो ये भी एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इफ़ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका भी कोई डायरेक्शन होगा। हाँ, तो इसका डायरेक्शन होता है, और वो है कर्व, जिस कर्व में आप मूव कर रहे हो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग। एट एनी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कर्व। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बनेंगे, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगे। समझिएगा, यहाँ पे मैंने कर्व पाथ बना रखा है, देखिएगा कर्व पाथ बना रखा है। इसका सबसे पहले वाले पॉइंट पे मैंने दिखाया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको पूछेंगे कि आप एवरेज वेलोसिटी तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। इट इज़ सिंपल, एवरेज वेलोसिटी इज़ वेरी सिंपल। एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो टाइम टेंडिंग टू 0 नहीं है, टाइम when we are talking about average velocity, we are not concerned that time should be very less. Time can be anything. We're just concerned about whatever time is, we want just the displacement, change in position upon time. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगा, ना कि टेंजेंट टू द कर्व। बात को ध्यान रखिएगा, लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू द फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी का मैंने डायरेक्शन शो किया, इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर एवरेज वेलोसिटी को दिखाता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही हर एक पॉइंट पे मैंने दिखा, लेकिन लास्ट पॉइंट थोड़ा गौर करने वाला है। लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस को सेम डायरेक्शन में दिखाया, वैसा इसलिए तब हो पा रहा है जब हम लोग इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जो लाइन ड्रॉ करें वो टेंजेंट टू द कर्व हो जाए, वो टेंजेंट टू द कर्व हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर अगर टेंजेंट टू द कर्व ही हो जाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। These are some important questions. I have given you this is a warm up question basically. I have given you position vector and I have asked instantaneous velocity as t is equal to 2 seconds. So instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds can be found by differentiating position vector with respect to time and putting t is equal to 2. We get 40 meter per second as our answer. This is a warm up question, very easy question for you all. लेकिन क्वेश्चन सब यहाँ से शुरू होते हैं। जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं या क्वेश्चंस एक्स्ट्रा किए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है। ये क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। अभी हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, अपने चैप्टर की इनिशियल थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही होगा। ये हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चंस मैंने आपको लिख कर दे दिया, इसलिए क्योंकि इसी सेशन में लिख कर दिया क्योंकि आप ट्राई करें, 1-1.5 घंटा इन क्वेश्चंस को दें और समझें हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ये देखिए, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कोशिश करना है बनाने का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी बताएं कि हम कंसर्न जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, वैसे ही हम लोग स्पीड जब स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में कंसर्न रहेंगे अपॉन टोटल टाइम, जो भी टाइम लग रहा हो उसके बारे में कंसर्न हम लोग रहेंगे। और जो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमेशा ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो एवरेज स्पीड भी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा. दिस इज वेरी ऑब्वियस. नाउ विल टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड. किसी इंस्टेंट पे हमें स्पीड की भी तो जरूरत पड़ेगी, जैसे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की जरूरत पड़ रही थी. दैट इज वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. कभी कभी ऐसा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, ओनली मैग्नीट्यूड. सो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एक स्मॉल पाथ में सोचिएगा, बहुत छोटा सा dx dl लेंथ अगर हम लेते हैं तो उसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग कैसे डिफाइन कर पाएंगे. मतलब थोड़े से दूरी पे आप पाथ को कर्व या स्ट्रेट कैसे डिफाइन कर पाएंगे. तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे पाथ कर्व है स्ट्रेट है, तो आप यही मान के चलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम, अप्रॉक्स बिल्कुल सेम होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. जिस कारण से हम लोग ये कह देते हैं कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. एट इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ पाथ, जब हम लोग छोटे इंस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट या वाला पार्ट होगा वो छोटा होगा, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब बात किया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के रेट ऑफ चेंज के बारे में बात हो गई. तो कभी ऐसा भी तो होगा वेलोसिटी में भी चेंजेस आए, मतलब वेलोसिटी में जब चेंजेस आ रहा होगा तो उसके लिए भी तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा. एक्सेलरेशन आपने पहले से पढ़ रखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. अब वो एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है. विल नॉट डिफाइंड एनी टर्म लाइक रिटार्डेशन. वो एक्सेलरेशन नहीं होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, उस वेलोसिटी को अपोज कर रहा होगा. ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात किया वैसे हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन. तो वो भी सिंपल सा बात होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन भी चेंज इन वेलोसिटी से डील कर रहा होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन. एंड नाउ द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वी आर यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. पाथ के दौरान पार्टिकल के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा. मीन्स एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट हम उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें. बहुत गहराई वाली बात समझिएगा, किसी इंस्टेंट पे उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें. एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट we are talking about rate of change of velocity, and this is simply given by dv by dt और delta v by delta t where delta t tends to 0. सेम है delta v upon delta t where delta t tends to 0 and this can be written as dv by dt. and अगर ये dv by dt है और velocity क्या होता है dr by dt, so we can say that acceleration is nothing but second derivative of displacement. and एक और इम्पॉर्टेंट इसको फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv by dt, अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं dx by dx से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम सेपरेट कर दें dx by dt एंड dv by dx तो dx by dt हम लोग v लिख देंगे तो ये v dv by dx हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है. हम लोग कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है. दिस आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स. अच्छा, अब कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस मैंने आपके लिए लिख रखा है और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी मैंने आपको यूज़ किया है. वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर. सो इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस. और जबकि हम लोग सो हेयर विल सी बेसिक मैनिपुलेशंस. वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज ds अपॉन dt वेक्टर. एंड फ्रॉम हेयर अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना है सो इट विल बी द इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt. हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस आ जाएगा. हेयर वी आर यूजिंग मॉड. और ये कुछ बातों को मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करूँगा जब मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस करवा लूँगा. जब हम लोग ग्राफ के बारे में एनालिसिस करेंगे तो इन मैथमेटिकल टर्म्स को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि एक्चुअल में इनका क्या सिग्निफिकेंस है. क्योंकि जब आप एरोडो वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे या पाथफाइंडर सॉल्व कर रहे होंगे तो दिस सिग्निफिकेंस विल हेल्प यू
टू एनालाइज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाऊँगा अभी जो आपके थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करेगा इस सेंस में। अच्छा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग वेलोसिटी को लिख देते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम लोग वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर और वी वाई को डी वाई बाई डी टी लिख देते हैं और डी एक्स बाई डी टी को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो समझिएगा ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट, और डी टी को अगर हम लोग उधर सेंड कर देते हैं वी डी टी बना देते हैं, और वी डी टी मॉड ऑफ वी डी टी हमें डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस ऑफ द पाथ इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाथ। तो डिस्टेंस ऑफ पाथ इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाथ। तो हम लोग जब भी कर्व का लेंथ निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग को लेंथ ऑफ द कर्व मिलेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस अभी तो आपको नहीं पता चला, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो हमें डिस्टेंस ऑफ द पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। हमें डिस्टेंस ऑफ पैराबोलिक कर्व का ज़रूरत पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ऑफ पैराबोलिक कर्व हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे उस टाइम पे। ओके, विल एंड दिस सेशन विद द लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया था, ईजी क्वेश्चन है। अ पॉइंट ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद वी नॉट, द रिमेनिंग हाफ इज़ कवर्ड विथ 2 वी नॉट एंड द लास्ट हाफ विथ 4 वी नॉट। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर होल टाइम ऑफ मोशन। सो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तो एक ही तरीका हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर मान लें टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है तो उसने कहा कि एस बाई 2 और अपॉन टोटल टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करना होता है, तो टोटल टाइम हम लोग निकालेंगे पार्ट वाइज। जैसे कि पहला एस बाई 2 दूरी वो वी नॉट से चलता है तो पहला T1 आ गया, फिर एस बाई 4 यानी कि एस बाई 4 वो 2 वी नॉट से चलता है तो एस बाई 4 अपॉन 2 वी नॉट, फिर एस बाई 4 4 वी नॉट से चलता है तो एस बाई 4 अपॉन 4 वी नॉट। ऐसे हम लोग को जो आंसर कैलकुलेट होगा, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लें, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए हैं एक बार आप फिर से देख लें प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए हैं, उनको आप सॉल्व करें। दिस आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स और बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आप पे डेवलप करवा दिया। जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको आप नोट कर लें, करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और एक बार ध्यान से समझें कि डेफिनेशंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रदर देन जस्ट मैथमेटिकल सॉल्विंग। ओके, थैंक यू।